नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नॉवल का पार्ट 3। जैसे ही हैरी ने रिसीवर रखा, उसने सुना दरवाजे की घंटी बज रही थी। उसका ध्यान ग्लोरी की बातों में लगा था। उसने कमरा पार किया और बाहर वाले छोटे से हॉल में कदम रखा। उसका हाथ मुख्य दरवाजे को खोलने के लिए बढ़ ही रहा था कि अचानक वो थम गया। उसके चेहरे पर सहसा तनाव फैलने लगा। जब से वो ग्लोरी के साथ रह रहा था, उसे याद नहीं आया कि 10 बजे के बाद किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई हो। ये कौन हो सकता है? उसे ग्लोरी की चेतावनी याद आई। ये मुमकिन था कि आंगतुक बैन का आदमी हो। वह दबे पांव दरवाजे के करीब आया और उसने धीरे से दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दी। फिर वो कान खड़े करके प्रतीक्षा करने लगा। घंटी दोबारा जोर से बज उठी। हैरी निश्चल खड़ा रहा। कई मिनट गुजर गए, फिर ताले में फंसी चाबी हिलने लगी। हैरी धड़कता दिल लिए देख रहा था। कोई बाहर की तरफ से चाबी के सिरे को एक लंबी पतली चिमटी से पकड़कर घुमा रहा था। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ ताला खुल गया। फिर दरवाजे की मूठ घूमने लगी। कोई दरवाजे को खोलने के लिए धकेल रहा था, लेकिन सिटकनी लगी होने की वजह से दरवाज़ा खुल नहीं सका। हैरी दरवाजे से हट गया। वो दबे पांव बेडरूम में चला आया और बिस्तर के नीचे से अपना सूटकेस निकाला। दरवाजे की ताले की चाबी को देखकर आंगतुक को पता चल गया होगा कि कमरे के अंदर कोई है, इसलिए हो सकता है कि वो पैसेज में बैठकर इंतजार करे। मुमकिन है वो सारा दिन इंतजार में बैठा रहे। हैरी मन ही मन गालियां बकने लगा। उसने घड़ी पर निगाह डाली। ग्लोरी से मिलने के लिए अब उसके पास सिर्फ 20 मिनट का समय बचा था। वो जल्दी जल्दी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें सूटकेस में ठूसने लगा। सेविंग का सामान लेने के लिए वो पंजों के बल चलकर बाथरूम में दाखिल हुआ। बाथरूम की खिड़की के सामने जाकर उसने उसे खोला और बाहर झांकने लगा। पिछवाड़े की गली में उतरने के लिए एक लोहे का फायर स्केप देखकर खिसकने का रास्ता सूझ गया। वो बेडरूम में लौट आया, पैकिंग खत्म की। फिर उसने दराज का ऊपरी ड्रॉअर खींचकर उसमें से एक कोल्ट 45 ऑटोमेटिक और गोलियों का एक बक्सा निकाला। उसने गन में गोलियां भरी और उसे ही पॉकेट में खोस दिया। गोलियों का बक्सा उसने सूटकेस के अंदर डाला और उसका ढक्कन बंद कर लिया। फिर वार्डरोब में से अपना टॉप कोट और हैट निकालकर पहना। फिर वो बाथरूम के अंदर घुसा। खिड़की से बाहर निकलकर उसने फायर स्केप के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। गली के नुक्कड़ वाले ड्रग स्टोर में काम करने वाली एक लड़की, जो ग्लोरी की अच्छी दोस्त थी, निचले अपार्टमेंट में रहती थी। हैरी को मालूम था कि वो इस वक्त अपने काम पर होगी और उसका अपार्टमेंट खाली होगा। वो लोहे की सीढ़ियों से उतरकर उस लड़की के बाथरूम की खिड़की के पास पहुंचा, जो अधखुली थी। उसने उसे पूरा खोल दिया। गली की ओर झांका कि कोई उसे देख ना रहा हो। फिर खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। सूटकेस को खींचकर उठाया और बाथरूम के अंदर कूद गया। वो सिटिंग रूम को पार कर छोटे से हॉल में निकला। मुख्य दरवाजे के सामने रुककर उसने कोट का कॉलर चढ़ाया और हेड को आगे आंखों की ओर खींच लिया। फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर पैसेज पर निकल आया। ग्लोरी के अपार्टमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ी पैसेज के आखिरी छोर पर थी। एक ठिकना सा गोल मटोल आदमी दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। उसके होंठ में एक सिगरेट दबी हुई थी। उसने हैरी की ओर एक उचटती सी निगाह डाली। हैरी ने दरवाज़ा बंद किया और अपना सूटकेस उठाया। वो अत्यंत तनावग्रस्त दिख रहा था और उसका मुंह सूख रहा था। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वो अपने सामने खड़े खतरे को भांप रहा था। ए सुनो! जैसे ही हैरी चलने को तैयार हुआ तो उस व्यक्ति ने पुकारा, 1 मिनट। हैरी उसकी तरफ आधा मुड़ गया। पैसेज पर मध्यम उजाला था और उसने अपना सिर कुछ इस ढंग से मोड़ा ताकि वो व्यक्ति उसे अच्छी तरह से देख न ले। क्या है? मिस डैन अंदर है? मुझे क्या मालूम, तुम खुद ही ऊपर जाकर क्यों नहीं पता लगा लेते? मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। क्या वो अकेली रहती है? हाँ। हैरी फिर चलने लगा। मुझे ट्रेन पकड़नी है। बेहतर है तुम जैनिटर से पूछ लो। वो आदमी गुर्राने लगा और हैरी शीघ्रता से मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। सड़क पर चलते हुए कोने पर पहुंचकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। अपार्टमेंट के सामने खड़ी एक खाली कार के अलावा सड़क पूरी तरह सुनसान थी। एक टैक्सी आती दिखाई दी तो हैरी ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। वेस्टर्न एंड लेनॉक्स चलो, उसने कहा और तेजी से। वो सीट पर बैठकर पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई कार आती दिखाई नहीं दी। जब टैक्सी न्यूज़ स्टैंड के सामने जाकर खड़ी हुई तो उसकी घड़ी में ठीक 1:15 बज रहा था।
ग्लोरी इंतजार कर रही थी और इससे पहले कि हैरी टैक्सी से बाहर निकल आता वो दौड़ती हुई उसकी बगल में आकर बैठ गई। कहाँ चलना है? हैरी ने पूछा। स्टेशन। ड्राइवर तसल्ली के लिए हैरी की ओर ताकने लगा। फिर उसका इशारा पाकर उसने कार ट्रैफिक की ओर बढ़ा दी। सब ठीक तो है ना? ग्लोरी ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ। टैक्सी जब भीड़ भरे यातायात के बीच से दौड़ती रही, दोनों चुप रहे। ग्लोरी उसका हाथ थामे उद्विग्नता के साथ उसका मुंह ताक रही थी। स्टेशन पहुंचने के बाद हैरी ने टैक्सी का किराया चुकाया। फिर दोनों स्टेशन के रेस्टोरेंट बुफे की ओर चल दिए। ग्लोरी कोने की एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गई और हैरी कॉफ़ी के 2 कप ले आया। ग्लोरी के सामने बैठकर हैरी ने जो कुछ हुआ था बता दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम अपने अपार्टमेंट के अंदर कैसे जाओगी? उसने बात खत्म करते हुए कहा। दरवाजे की सिटकनी मैंने अंदर की तरफ से चढ़ा रखी है। मेरा ख्याल है तुम्हें डॉरिस के लौट जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी और बाथरूम की खिड़की के रास्ते से घुसने की कोशिश करनी चाहिए। ग्लोरी ने सिर हिलाया। मैं वापस जाना नहीं चाहती। सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है हैरी। ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार खुशकिस्मत साबित हूँ। अगर मैं वापस लौट गई तो बैन 1 से ज़्यादा आदमियों को मेरे पीछे लगा देगा और मैं उन्हें चकमा देकर पीछा नहीं छुड़ा सकती। इस बार तो किस्मत ने साथ दिया, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ ही न्यूयॉर्क जा रही हूँ, लेकिन हम एक साथ सफ़र नहीं करेंगे। जैसा कि तय है, हम शुक्रवार 11 बजे एस्टर होटल के लॉबी में मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। ग्लोरी ने कंधे झटकाए। मैं ज़रूरत के सभी सामान न्यूयॉर्क में खरीद लूँगी। टेबल पर हाथ टिकाकर वो थोड़ा आगे की ओर झुकी। तुम्हें काफ़ी होशियार रहना है हैरी। बैन पर कतई यकीन मत करना। यह हद से ज़्यादा खतरनाक और मक्कार है। क्या हुआ था? ग्लोरी ने संक्षेप में मुलाकात के बारे में बता दिया। बहुत खूब। मेरी फिक्र मत करो। तुमने मेरी पसंदीदा तरीके से शुरुआत कर दी है। मैं उसका ख्याल रखूँगा। उस पर यकीन मत करना। ग्लोरी की आंखें बेचैन होने लगी। काम करने से पहले ही रकम हासिल कर लेना। उसके किसी वायदे पर हरगिज़ भरोसा मत करना और उसकी धमकी से घबराना नहीं। हैरी मुस्कुराया। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और कलाई घड़ी की ओर देखा। खैर, मेरा ख्याल है अब हमें टिकट ले लेना चाहिए। पहले तुम जाओ, शुक्रवार को एस्टर में मिलेंगे। हाँ। ग्लोरी ने उसकी ओर देखा। मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ हैरी। ये अधिक दिनों के लिए तो नहीं है ना? ग्लोरी खड़ी हो गई और उसने हैरी के कंधे पर हाथ रख दिया। अपना ख्याल रखना डार्लिंग। बेफिक्र रहो। हैरी उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें ग्लोरी की पीठ और लंबी सुडौल टांगों को देख रही थी। उसने सोचा अगर वो अपनी सजावट पर थोड़ा सा भी ध्यान देती तो वो कुछ हद तक हसीन दिखाई दे जाती। सहसा उसके दिल में ग्लोरी के प्रति प्यार उमड़ आया। उसमें काफ़ी हिम्मत थी, जैसा कि आमतौर पर बहुत कम औरतों में होती है। उसने एक सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा, कुछ भी हो, शुरुआत हो चुकी थी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो 20 दिनों के अंदर उसके पास $50,000 होंगे। अगर तकदीर ने साथ दिया तो 16 जनवरी की शाम को सेरबॉन बोलवर्ड ईस्ट पर स्थित लैम्सन के होटल के सामने एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने हाथ बढ़ाकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। सारा दिन आसमान में तूफानी बादल घिरे हुए थे। हवाएं चल रही थी और इस समय बारिश की मोटी मोटी बूंदें स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। ड्राइवर ने नाक मुंह सिकोड़कर होटल की ओर देखा। पीली सी मध्यम रोशनी में उसे होटल का डबल साइड दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 6 गंदी तथा घिसी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। वो यात्रियों को लेकर लैम्सन के होटल में बहुत कम ही आता था। उसे याद नहीं था कि पिछली बार सवारी लेकर कब आया था। इस होटल में ठहरने वाले लोगों के पास टैक्सियों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे या तो पैदल चले आते या बस द्वारा। ये लॉस एंजलिस का सबसे सस्ता और घटिया होटल था, जिसमें खासकर हाल ही में जेल से निकले अपराधी तबके के लोग ठहरते थे, जिन्हें अगली छोटी मोटी चोरियां करने तक के लिए एक छत की तुरंत आवश्यकता होती थी। टैक्सी का यात्री बाहर निकला और एक $5 का नोट ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए अनोखे स्वर में बोला, बाकी के पैसे तुम रख लो। एक नई टैक्सी खरीद लेना, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ड्राइवर को इतनी हैरानी हुई कि वो खिड़की से सिर बाहर निकालकर यात्री की ओर ताकने लगा। उसे टिप की उम्मीद नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि वो यात्री अधिक किराया चुकाने के बदले झगड़ने लगेगा। $5? ये आदमी ज़रूर पागल होगा। ड्राइवर की आंखें उसके लंबे तथा भारी भरकम शरीर पर टिकी हुई थी, जो एक पुराना सा ट्रेंच कोट और गहरे भूरे रंग का पुराना हैट पहने हुए था। उस विशालकाय व्यक्ति की उम्र 45 के आसपास रही होगी। उसका मोटा चेहरा कठोर दिखाई देता था और उसकी मूंछें छितराई हुई थी। दाईं आंख के पास से होठों के कोर तक जख्म का एक गहरा निशान था, जिससे उसकी चमड़ी खिंच गई थी। दाईं भौहें नीचे की ओर झुक गई थी और इस प्रकार उसका चेहरा विकृत दिखाई दे रहा था। दाएं हाथ में वो फाइबर का एक पुराना सा सूटकेस थामे हुए था और बाएं हाथ में रबर से मड़ी एक मोटी छड़ी थी। ये मेरे लिए है? नोट को घूरते हुए ड्राइवर ने पूछा। मीटर तो सिर्फ $1 और 20 सेंट्स बता रहा है।
अगर तुम इसे नहीं चाहते, यात्री ने कहा, तो वापस लौटा दो, फिर तुम किराए के लिए चिल्लाते रह जाओगे। उसकी आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे वो मुंह में कोई चीज़ दबाए हुए हो। बातें करते वक्त उसके सफ़ेद चमकीले दांत दिखाई पड़ते थे जो घोड़े के जैसे बाहर की ओर निकले हुए थे। इस कारण उसका ऊपरी होठ भी आगे की तरफ निकल आया था और उसका चेहरा बेहद खूंखार दिखता था। खैर, ये आपका पैसा है, ड्राइवर ने कहा और जल्दी से नोट को जेब में रख लिया। थैंक्स मिस्टर। वो हिचकिचाया, फिर आगे कहने लगा कि आप सचमुच इस कबाड़ खाने में ठहरना चाहते हैं? मैं एक अच्छे होटल के बारे में जानता हूँ जो यहाँ से थोड़ा आगे है और इससे ज़्यादा महंगा भी नहीं है। खटमलों की वजह से आप यहाँ रात भर सो नहीं सकेंगे। अगर तुम अपना थोबड़ा बिगाड़ना नहीं चाहते, यात्री गुर्राया, तो मेरे मामले में दखल देने की कोशिश मत करो। वो मुड़ा और लंगड़ाता हुआ होटल की ओर बढ़ने लगा। ड्राइवर मुंह बिचकाते हुए उसे घूरता रहा। पागल, उसने सोचा, $5 और लैमसन होटल जैसी जगह पर ठहरने जा रहा है। उसने सिर झटकाया और कार आगे बढ़ा दी। ये घटना उसकी याददाश्त में गहरे बैठ गई थी। होटल की लॉबी उसके बाहरी हिस्से से भी खस्ता हाल में थी। सजावट बिल्कुल घटिया दर्जे की थी। इसके अलावा वातावरण में दुर्गंध फैली हुई थी। दाईं और मुख्य दरवाजे के सामने रिसेप्शन डेस्क थी जिसके पीछे होटल का मालिक मोटा सा लैमसन बैठा हुआ था। वो एक डर्बी हैट पहने हुए था जिसे उसने सिर के पीछे की ओर खिसका रखा था। लैमसन ने बगैर हिले डुले उस लंगड़ाते व्यक्ति की ओर देखा। मुझे एक कमरा चाहिए, सूटकेस को नीचे रखकर उस लंगड़े आदमी ने कहा। तुम्हारा सबसे बढ़िया कमरा, कितना किराया लोगे? कुछ देर सोचने के बाद लैमसन ने कहा, नंबर 32 मिल जाएगा। ये कमरा मैं किसी को नहीं देता और सबसे बढ़िया कमरा है ये, किराया $1.5 लगेगा। लंगड़े ने अपने बटुए से $10 का नोट निकाला और डेस्क पर रख दिया। मैं 4 रात ठहरूंगा। हैरानी को छुपाते हुए लैमसन ने नोट उठाया और उसे जांचने लगा। फिर इस बात से निश्चित होकर कि नोट असली है, उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसने $4 के नोट निकालकर अफसोस के साथ काउंटर पर रख दिए। इन्हें नाश्ते के बदले रख लो, नोटों को हटाते हुए लंगड़े ने कहा। मैं अच्छी सर्विस चाहता हूँ और इसकी कीमत भी देना जानता हूँ। ठीक है मिस्टर, हम आपका ख्याल रखेंगे, लैमसन ने कहा। फिर जल्दी जल्दी नोटों को वापस अपनी जेब में रख लिया। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए भोजन लगा देता हूँ। नहीं, कल सुबह 9 बजे कॉफ़ी और टोस्ट, बस। ठीक है। लैमसन ने एक भद्दा सा रजिस्टर निकाला। कृपया इस पर दस्तखत कर दीजिए मिस्टर, पुलिस की खानापूर्ति है। लंगड़े व्यक्ति ने रजिस्टर के साथ बंधी पेंसिल से घसीटकर अपना नाम लिख दिया। लैमसन ने रजिस्टर घुमाकर गौर से देखा। बड़े हरफों में लिखा हुआ था, हैरी ग्रीन, पिट्सबर्ग। ओके मिस्टर ग्रीन, लैमसन ने कहा। क्या मैं कोई चीज़ ऊपर आपके कमरे में भिजवा दूं? हमारे पास बियर, विस्की और जिन है। हैरी ग्रीन नामक उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, लेकिन मैं फ़ोन करना चाहता हूँ। लैमसन ने अंगूठे के इशारे से कोने पर स्थित पे बूथ दिखा दिया। हैरी ग्रीन पे बूथ की ओर लपका और भीतर घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने एक नंबर डायल किया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर डेलानी का निवास, कौन बोल रहा है? मैं हैरी ग्रीन बोल रहा हूँ। डेलानी को मेरे फ़ोन की प्रतीक्षा थी, प्लीज़ उनसे मिला दीजिए। होल्ड ऑन प्लीज़। काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर फ़ोन पर हल्की सी क्लिक हुई और एक मर्दानी आवाज़ सुनाई दी। मैं डेलानी बोल रहा हूँ। ग्लोरी डेन ने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा था मिस्टर डेलानी। हाँ, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? आज रात 11 बजे यहाँ चले आओ। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त दे सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह पर दिखाई दूँ? ये आइडिया मुझे जच नहीं रहा है। कुछ देर सन्नाटा रहा। ऐसा है? बैन की तीखी आवाज़ सुनाई दी। तो फिर कौन सा आइडिया तुम्हें जचता है? जो कुछ होने जा रहा है उस हालात में मुझे तुम्हारे साथ देखा जाना ठीक नहीं। हम वेस्ट पायर इलाके में कार में मिल सकते हैं जहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। फिर कुछ देर चुप्पी छाई रही। देखो ग्रीन, अगर तुम मेरा समय नष्ट कर रहे हो, बैन ने ठंडी वो खतरनाक आवाज़ में कहा, तो तुम पछताओगे। मुझे समय बर्बाद करने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे भी कतई पसंद नहीं है। मेरे पास एक प्रस्ताव है। इसे सुनने के बाद ये तुम्हारा फैसला होगा कि मैं समय नष्ट कर रहा हूँ या नहीं। वेस्ट पायर पर ठीक 10:30 बजे मौजूद रहना। बैन गरजा और उसने जोर से रिसीवर पटक दिया। हैरी हाथ में रिसीवर लिए और पे बूथ की दीवार से पीठ टिकाए काफ़ी देर तक दरवाजे के ग्लास पैनल से बाहर घूरता रहा। उसके दिल में बेचैनी मिश्रित प्रसन्नता हो रही थी। योजना का एक और चरण पूरा हो गया था। 4 रोज बाद वो एयरफील्ड में सैन फ्रांसिस्को की उड़ान के टेक ऑफ का इंतजार कर रहा होगा। उसने रिसीवर रख दिया और लंगड़ाते हुए उस ओर बढ़ने लगा जहां उसका सूटकेस रखा हुआ था। लैमसन ने अखबार से निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। आपका कमरा सीढ़ियों के दहाने के पास ही है। क्या मैं आपका बैग ले चलूं? नहीं। हैरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा सामने एक दरवाज़ा था जिस पर नंबर 32 लिखा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे के कोने में एक डबल बेड था।
कालीन जगह जगह से उधड़ा हुआ था और धूल से अटा था। खाली फायरप्लेस के सामने दोनों ओर 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। दरवाजे के पास ही एक आदम का शीशा रखा था। उसने अपना सूटकेस रख दिया और दरवाज़ा बंद कर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसका हुलिया आश्चर्यजनक तथा अविश्वसनीय ढंग से बदला हुआ था। आईने पर दिखाई देने वाला व्यक्ति हैरी ग्रिफिन से कतई मेल नहीं खाता था। भरे हुए जख्मी चेहरे के अलावा वो 40 से ऊपर का बड़ी तोंद वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा था। शीशे के सामने खड़ा होकर उसने अपना कोट और हैट उतारा। ब्लॉन्ड तथा झड़ रहे बालों का विग उसके सिर पर गम से अच्छी तरह से चिपकाया गया था। चेहरे पर जख्म का निशान मछली की खाल तथा कॉलोडियन की मदद से बनाया गया था। मूंछों का एक एक बाल उसके ऊपरी होठ पर बड़ी कुशलता के साथ चिपकाया गया था। उसके चेहरे का ढांचा बदलने के लिए उसने मसूड़ों में रबर पैड डाल रखे थे। बाहर की ओर दिखाई देने वाले दांत उसके असली दांतों के ऊपर क्लिप किए गए थे। तोंद तथा भारी कंधे एल्यूमिनियम के उपकरण की सहायता से बनाए गए थे जो उसने कपड़ों के नीचे पहन रखे थे। लंगड़ेपन के लिए उसके एक जूते का सोल दूसरे से ऊंचा था। ग्लोरी ने गजब का काम किया था। उसने उसे बताया था कि उसे कोई नहीं पहचान सकता और हैरी को पूरा यकीन हो रहा था कि अगर उसके दोस्त भी सामने आ जाए तो उसे नहीं पहचान सकते। ग्लोरी ने सिखा दिया था कि मूछें तथा जख्म का निशान दोबारा कैसे फिक्स करना है। उसे 4 दिन और 5 रात इस बहुरूप को धारण करना था। इस दौरान उसे नहाना धोना और शेव करना भी था। लिहाजा मूछें तथा जख्म के निशान को निकालना और फिर से लगा लेना जरूरी था। पहले तो वो इस कष्ट साध्य बहुरूप को धरने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ग्लोरी के जोर देने पर तथा इससे होने वाले फायदे को ध्यान में रखकर वो तैयार हो गया था। अब वो कहीं भी देखे जाने का जोखिम उठा सकता था। ग्लोरी ने अपने वायदे से ज्यादा कर दिखाया था। हैरी ग्रिफिन गायब हो चुका था और उसकी जगह हैरी ग्रीन नामक एक सजीव तथा विश्वसनीय व्यक्ति प्रकट हो गया था। अब सब कुछ डेलानी पर निर्भर था। ग्लोरी ने उसे बार बार डेलानी पर विश्वास न करने की चेतावनी दी थी। उसे इस बात से चिढ़ हो रही थी कि ग्लोरी ने योजना का अधिकांश नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। आखिर योजना उसकी अपनी थी। ये बात ठीक थी कि बहुरूप धरने का उसका आइडिया लाजवाब था, लेकिन बाकी का काम वो उसके जिम्मे छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी। हैरी ग्रीन को सफलतापूर्वक तैयार करने में ग्लोरी ने इतनी कड़ी मेहनत की थी कि उसे उसके सामने धैर्य के साथ पेश आना पड़ा था। लेकिन इस समय उसे प्रसन्नता हो रही थी कि वो काम को ग्लोरी के बिना अकेले संभाल रहा था। ग्लोरी की बार बार चेतावनी, उसकी उद्विग्नता और भय को याद कर वो बेचैन हो उठता था। 10:10 पर वो होटल से निकला और बारिश में भीगता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा। वो अमेरिकन एवेन्यू तक के लिए एक बस पर सवार हो गया। फिर वहां से पैदल चलकर ओशन बोलवर्ड पहुंचा। वेस्ट पायर, जो शहरी सीमा से बाहर जुआरियों के जहाज़ों पर जुआ खेलने के लिए जाने की जगह थी, इस समय सुनसान तथा अंधेरे में डूबा हुआ था। आज की रात जुए का धंधा काफ़ी मंदा दिख रहा था और सिर्फ 2 टैक्सी बोट ही वहाँ थी। हैरी एक और रोड में खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगाने लगा। इस समय 10:25 हो रहे थे। वो धड़कता दिल लिए इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी कत्थे रंग की जंगी जहाज़ जैसी कैटलॉक आती दिखाई दी। हैरी ने पहचान लिया कि यह डेलानी की कार थी। कार पायर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी हो गई। वो लंगड़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। कार की पिछली सीट पर एक और अगली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। ड्राइवर के पास बैठा व्यक्ति बाहर निकला। वो एक लंबा सा आगे की तरफ झुका हुआ आदमी था और ग्लोरी के बताए हुलिये को याद कर हैरी ने उसे पहचान लिया कि इसी आदमी ने ग्लोरी का पीछा किया था। तुम हो ग्रीन? उस आदमी ने तीखे स्वर में पूछा। हाँ। ओके, पिछली सीट पर बैठ जाओ। जब तक तुम बॉस के साथ बातें करोगे हम कार को ड्राइव करते रहेंगे। उसने दरवाज़ा खोल दिया और हैरी कार के भीतर आरामदेह पिछली सीट पर पसर गया। बेन डेलानी सिगार पी रहा था। उसने सिर घुमाकर हैरी की ओर देखा। सड़क की रोशनी उन दोनों के आपस में एक दूसरे को परखने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन हैरी ने बेन के सलीके से रखी मूछें तथा उसके सिर झटकने के अंदाज से उसे पहचान लिया। ग्रीन? हाँ। और तुम मिस्टर डेलानी हो? नहीं, तो तुम क्या सोच रहे थे कि मैं कौन हो सकता हूँ? बेन गुर्राया। फिर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। जब तक मैं न कहूँ रोकना मत और मुख्य सड़क से हटकर चलाना। उसने अपना शरीर तनिक सा हैरी की तरफ घुमाया, जो अंधेरे में बैठा उसे घूर रहा था। क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? उसने पूछा। जल्दी से कहो, मुझे इस बारिश में ड्राइविंग करने से ज़्यादा ज़रूरी काम करने हैं। 4 दिन बाद हैरी जल्दी जल्दी कहने लगा। कैलिफोर्नियन एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक हवाई जहाज $30 लाख मूल्य के हीरे सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा है। मुझे मालूम है कि वो हवाई जहाज कौन सा है और हीरे किस प्रकार हथियाए जा सकते हैं। मैं ये योजना तुम्हें बेचना चाहता हूँ। इस काम को करने के लिए 3 आदमियों की ज़रूरत होगी और चौथा कार पर होगा। उनमें से एक मैं होऊंगा और बाकी के 3 आदमियों का इंतज़ाम तुम्हें करना होगा। इस काम के बदले मैं $50,000 चाहता हूँ और लूट के माल में कोई हिस्सा नहीं चाहता। ये मेरा प्रस्ताव है।
डेलानी सक पका गया। उसे इस किस्म की साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। $50,000। इस आदमी को उसके सामने इस तरह मुंह खोलते हुए डर नहीं लग रहा था। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो जो इस काम में हाथ डालूंगा? उसने कहा। उन हीरो को ठिकाने लगाना कतई मुमकिन नहीं। ये मैं नहीं जानता, हैरी बोला। मेरा काम है हीरे प्राप्त करना, बाद में उनका क्या करना है ये मेरा सिरदर्द नहीं है। अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं तो बोलो, मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊंगा। मेरा वक्त भी उतना ही कीमती है जितना तुम्हारा। वो लंबा सा आदमी जिसका नाम टैगार्ड था मुड़कर हैरी की ओर देखने लगा। यद्यपि उसके चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद धमकी का भाव हैरी को दिखाई दे रहा था। परंतु डेलानी ने हैरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने उन हीरो को देखा है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन उनमें कोई विशेष बात नहीं है। सभी इंडस्ट्रियल हीरे हैं और नकद धन के जैसा महत्व रखते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें दबा देना है, फिर धीरे धीरे निकाला जा सकता है। अगर उनका वितरण सही ढंग से संभाल लिया जाए तो कोई खतरा पेश नहीं आएगा। डेलानी को मालूम था कि बात सही है। इंडस्ट्रियल हीरो को खपाने के लिए उसके पास कई तरीके थे और उसे उन हीरो को ज़्यादा समय तक दबाए रखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इस आदमी के बताए अनुसार उन हीरो का मूल्य सही है तो वो आसानी से $20 लाख कमा सकता था, हो सकता है 25 लाख। लेकिन ये आदमी है कौन? उसे अजनबियों के साथ सौदा करना पसंद नहीं था। हालांकि ग्लोरी ने उसका परिचय दे दिया था और वो ग्लोरी पर भरोसा कर सकता था, लेकिन उसे इस आदमी के प्रति जिज्ञासा हो रही थी। उसने अपने इच्छित यार्ड के बारे में सोचा। अगर ये काम हो गया तो इसका मतलब था कि वो उसका ऑर्डर दे सकता था। उन्होंने वादा किया था कि वह 12 महीने में इसकी डिलीवरी दे देंगे। उसे उत्तेजना की एक सर्द लहर महसूस हुई। अगर उसे अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है तो इस बात से क्या लेना देना कि ये आदमी कौन है। तुम उन्हें कैसे हासिल करोगे? उसने पूछा। एयरफील्ड में पहुंचने से पहले ही वैन का अपहरण करोगे? बिल्कुल नहीं। हीरे एक बख्तरबंद गाड़ी में लाए जाएंगे और उसके साथ मोटरसाइकिल पर सशस्त्र गार्ड होंगे। कोई उसके पास भी फटक नहीं सकता। नहीं, मैं उस हवाई जहाज को हाईजैक करूंगा। बैन बड़बड़ा उठा। जिस अंदाज में टैगार्ड और ड्राइवर अपनी जगह पर तन गए थे उससे लगता था कि चौंकने वाला सिर्फ वही नहीं था। प्लेन को हाईजैक करोगे? लेकिन हे भगवान, कैसे? कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने उस हवाई जहाज में 3 सीटें बुक करवा रखी हैं। 15 यात्री और होंगे, इसलिए अंतिम समय तक तुम्हारे 2 आदमियों और मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। हवाई जहाज अंधेरा गिरने के बाद ही उड़ान भरेगा। सफ़र 2 घंटों का है। जैसे ही प्लेन ज़मीन छोड़ देगा मैं फ्लाइट डेक पर पहुंच जाऊंगा। रेडियो ऑपरेटर को रेडियो से हटा दूंगा और बाकी को बाहर निकाल कर तुम्हारे आदमियों के सुपुर्द कर दूंगा, जिन्हें वे संभाले रखेंगे। मैं प्लेन को संभाल लूंगा, फिर उसे रेगिस्तान में उतार दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक तेज कार हमारा इंतज़ार कर रही हो और हमें वहाँ से पिकअप कर ले। तुम जहाँ चाहोगे मैं हीरे वहीं पहुँचा दूंगा। बस काम खत्म। बैन पीछे की तरफ झुक गया। उसका धुर दिमाग तेजी से काम कर रहा था। योजना थी तो दमदार और चतुर। कामयाबी मिल सकती है, लेकिन सब कुछ ग्रेन पर निर्भर करता है। अगर उसका हौसला पस्त हो गया या उसने कोई गलती कर डाली तो योजना चौपट हो सकती है। क्या तुम हवाई जहाज को संभाल सकते हो? बेशक, हैरी ने कहा। लड़ाई के दौरान मैंने हर किस्म का हवाई जहाज चलाया था। तुम्हें इसे अंधेरे में उतारना होगा, ये सोच लो। देखो, तुम्हें मेरे काम के बारे में फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना काम बखूबी कर सकता हूँ। मैं प्लेन को कुशलतापूर्वक उतार लूँगा। किस्मत ने साथ दिया तो उस रात चांदनी निकलने की संभावना है। अगर नहीं निकली तो भी मैं उतार लूँगा। तुम बताओ, सौदा मंजूर है या नहीं? डेलानी ने सिगार खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुम कितना चाहते हो, ज़रा फिर से बताना। हीरे तुम ले लो और मुझे $50,000 दे दो। ये तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मुझे हीरो को 2 साल तक छुपाए रखना पड़े। मैं तुम्हें 10 देता हूँ। 50,000 नहीं तो नहीं। जोखिम मैं उठा रहा हूँ, तुम नहीं। पुलिस के पास मेरा हुलिया होगा। तुम्हारे हिस्से में बगैर किसी जोखिम के 20 लाख आ रहे हैं। अगर तुम सोचते हो कि 50,000 बहुत बड़ी रकम है तो अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कह दो। मैं उतरना चाहता हूँ। 30। बैन सौदेबाजी करने लगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा, उससे ज़्यादा एक दमड़ी नहीं। हैरी ने मन ही मन महसूस किया कि उसने बैन को फंसा लिया है। क्या ड्राइवर को कार रोकने के लिए मैं खुद कहूँ या तुम कह रहे हो? बैन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी। ठीक है, 50,000 ही सही, लेकिन हीरो की डिलीवरी होने पर। नहीं, प्लेन के टेक ऑफ वाले दिन दोपहर के बाद मुझे $25,000 के 2 प्रमाणित चेक मिल जाने चाहिए। पहले मुझे इस बात से निश्चित होना है कि पैसे सुरक्षित मेरे हाथ लग गए हैं, वरना ये काम मैं नहीं करूँगा। टैगार्ड से अब रहा नहीं गया। क्या मैं इस हरामजादे को दुरुस्त कर दूं बॉस? पीछे मुड़कर उसने कहा। चुप रहो। बैन दहाड़ उठा। बीच में टांग मत अड़ाओ। फिर उसने हैरी की ओर देखा। हीरो की डिलीवरी होने के बाद ही तुम्हें 50,000 मिलेंगे, उससे पहले नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? हैरी की मुट्ठी भींच गई।
इस बात की क्या गारंटी है कि हीरे हासिल होने के बाद तुम्हारा एक आदमी मुझे पीठ पीछे गोली नहीं मार देगा। काम करने से पहले पैसे मेरे बैंक में जमा होने चाहिए, नहीं तो मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूँगा। तुमसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा सकता है। सहसा बैन का स्वर क्रूर होने लगा। मैं तुम जैसे चुगत से हुक्म सुनने का आदी नहीं। चलो कोशिश करके देख लो। हैरी के चेहरे पर पसीना निकलता महसूस हुआ, लेकिन उसने निडरता से पेश आने का निश्चय किया। मुझसे ज़बरदस्ती हवाई जहाज उतरवाओगे, फिर नतीजा देखना क्या होता है। मैं आसानी से डरने वाला नहीं मिस्टर डेलानी, और मुझसे ज़बरदस्ती कराना आसान नहीं होगा। ड्राइवर ने झटके से कार रोक दी और टैगार्ड झट से पीछे घूम गया। उसके हाथ में एक गन थी। वो हैरी पर आक्रमण करने ही वाला था कि बैन चिंगाड़ उठा। ठहरो, किसने कहा कार रोक देने के लिए? चलाते रहो और तुम टांग मत अड़ाओ टैगार्ड। ड्राइवर ने कंधा हिलाते हुए कार आगे को बढ़ा दी। टैगार्ड तिल मिलाकर रह गया। वो और ड्राइवर दोनों हैरान थे। उन्होंने कभी किसी को बॉस के सामने इस बदतमीजी से पेश आते हुए और बचकर जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन बैन को मालूम हो चुका था कि पत्ते हैरी के हाथ में थे। इस योजना के बारे में वो जितना सोचता उसे उतना ही पसंद करता जा रहा था। 20 लाख डॉलर, 50,000 डॉलर के बदले ये सौदा सस्ता ही था। तुम्हें 50,000 देने के बाद इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं करोगे? घबराते क्यों हो? मुझे वे चेक तुम्हारा आदमी देगा, वो मेरे साथ बैंक जाएगा। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता वो मेरे साथ ही रहेगा। अगर तुम्हें अपने किसी आदमी पर भरोसा नहीं है तो ये काम तुम खुद कर सकते हो। बैन मन ही मन फैसला कर चुका था कि वो बोर्ग को इस काम में लगा देगा। सिर्फ एक आदमी नहीं, बोर्ग के साथ 3 आदमी और होंगे। वो हैरी को कोई मौका नहीं देना चाहता था। ठीक है, प्लेन किस रोज़ जाने वाला है? 20 तारीख को। कितने बजे? ये मैं पैसे मिल जाने के बाद ही बताऊंगा। बहुत चालाक हो, नहीं? बैन ने कहा और हंसने लगा। उसे इस निडर आदमी के प्रति थोड़ी श्रद्धा होने लगी थी। ओके ग्रीन, ये सौदा तय रहा। 20 तारीख दोपहर के समय मेरा एक आदमी तुम्हें 25-25 हज़ार डॉलर के 2 प्रमाणित चेक देगा। जब तक तुम प्लेन में सवार नहीं हो जाते वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, समझ गए? हाँ, प्लेन में तुम्हारे साथ 2 खास आदमी होंगे और तीसरा कार में होगा। बैन ने कहा, इसके लिए तुम मेरे सहयोगी बोर्ग से विस्तारपूर्वक बातचीत कर लेना। मैं उसे कल रात तुम्हारे पास भेज दूंगा। कहाँ ठहरे हो? लैम्सन के यहाँ। ठीक है। बैन ने आगे की ओर झुककर ड्राइवर की पीठ छटखटाई। यहीं रोक दो। ड्राइवर ने कार सड़क के किनारे रोक दी। तुम यहीं उतर जाओ, बैन ने हैरी से कहा। अगर तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई तो तुम्हें मेरे पूरे पैसे वापस करने होंगे, समझे? बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की थी, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच सका। किसी किसी की तो जान भी बड़ी मुश्किल से निकली थी। अगर तुमने भी ऐसी कोई कोशिश की तो जिंदा नहीं रह सकोगे। हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं, समझ गए? हैरी कार से बाहर निकला। हीरे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो, बारिश में कंधे सिकोड़कर हैरी ने कहा। मैं फिक्र नहीं करता, बैन बोला। आवाज में गुर्राहट झलक रही थी। फिक्र तो तुम्हें करनी होगी। हैरी वहीं बारिश में भीगता खड़ा रहा। कार आगे बढ़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। 19 तारीख की शाम को बैन डेलानी ने बोर्ग को बुला भेजा। पिछले 2 सालों से बोर्ग उसके गैरकानूनी धंधों का संचालक था। प्रत्येक गैरकानूनी गतिविधियों के लिए बैन पूरी तरह बोर्ग पर भरोसा करता था। पिछले 2 सालों से बोर्ग ने कभी कोई गलती नहीं की थी। किसी भी हुक्म को बजा लाने में कोई कोताही नहीं की थी, हुक्म चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। बोर्ग बैन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खतरनाक हथियारा था। किसी की जान लेना उसके लिए मक्खी को मसलने से अधिक महत्व नहीं रखता था। वो सांप जैसा फुर्तीला और गन को इस्तेमाल करने में बिजली की तरह तेज था। बैन के गिरोह में उस जैसा कुशल कार चालक कोई नहीं था। उसकी उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। वो 30 साल का भी हो सकता था, 45 साल का भी। उसका शरीर चर्बियों का पहाड़ था। रंगत हल्का हरापन लिए सफ़ेद मेंढक की छाती जैसी थी। उसकी काली व सख्त आंखें आबनूस के लकड़ी के बटन जैसी दिखती थी। उसकी मूछें मुंह के दानों और चूहे की पूंछ जैसी लटकी हुई थी। बैन उसे 1000 डॉलर महीना तथा अपने गैर कानूनी धंधे की कमाई का 1% हिस्सा देता था, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास पैसे की कमी न रहती हो। उसके कपड़े हमेशा मैले कुचैले रहते। उसके हाथ तथा नाखून इतने गंदे होते थे कि बैन को हमेशा उसकी शिकायत रहती थी। बोर्ग इस समय बैन के सामने कुर्सी पर पसरा हुआ था। उसके हाथ पेट के ऊपर पड़े हुए थे और मोटे होंठों में एक सिगरेट दबी हुई थी, जिसकी राख उसकी कमीज पर गिर रही थी। बैन ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, उसके जैसा अरुचिकार और गंदा आदमी कोई ना होगा। बैन ने पूछा, क्या जानकारी लाए हो? आबनूस जैसी आंखों से छत पर ताकते हुए बोर्ग बोलने लगा। बातें करते वक्त ऐसा लगता था जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। उसकी आवाज़ अत्यंत कर्कश और हाँफती सी सुनाई देती थी। उसके कपड़ों से बासी पसीने की दुर्गंध आ रही थी। बैन ने सोचा, वो उसमें मौत को सूंघ सकता है। ये आदमी नकली मालूम पड़ता है,
बोर्ग ने कहा। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। आपके हमारे जैसा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हैरी ग्रीन नाम का यह व्यक्ति अचानक आसमान से टपक पड़ा मालूम पड़ता है। कहीं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। फौज तथा एयरफोर्स वाले उसे नहीं जानते। पुलिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई उसे नहीं जानता। मैंने अब तक किसी के बारे में इतनी बार गहराई से छानबीन नहीं की जितनी इस आदमी के बारे में की है, और नतीजा कुछ भी नहीं। ये अपने आप को पिट्सबर्ग का रहने वाला बताता है, और मैंने न्यूयॉर्क तक छान डाला। लॉस एंजलिस में प्रकट होते ही ये आदमी एकाएक लोगों की जानकारी में आना शुरू हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर को $5 टिप देता है, अपना एक फ़ोटो खिंचवाता है, फिर फोटोग्राफर से झगड़ा मोल लेता है। वो लैमसन से अक्खड़पन दिखाता है। वो रोज़ एक ही शराब खाने में जाता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। रुखाई से पेश आता है। वो बराबर डींगे मारता है कि वो कैसा काबिल पायलट है, और फिर से इस काम में आना चाहता है। उसकी हरकतों से लगता है कि वो चाहता है कि लोग उसे याद रखें। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। जो आदमी 30 लाख के हीरो की डकैती की योजना बना रहा हो, वो इस तरह की हरकतें हरगिज़ नहीं कर सकता, बशर्ते उसका दिमाग खराब हो गया हो या ऐसा करने का उसके पास कोई ठोस कारण हो। बेन ने सिगार की राख झाड़ते हुए उसकी ओर घूरा। क्या तुम सोचते हो कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? बोर्ग ने अपने भारी कंधे उचका दिए। मेरा विचार है हम कर सकते हैं। उसे हमारे साथ धोखेबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं सोचता हूँ कि वो इस काम को अंजाम दे सकता है, लेकिन वो हैरी ग्रीन नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको इस बात की परवाह है या नहीं कि वो कौन है। अगर वो हीरे हमें सौंप देता है तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है। अगर नहीं सौंपता है तो मतलब है वो काफ़ी चालाकी से काम ले रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काम खत्म हो जाने के बाद हैरी ग्रीन नाम का व्यक्ति गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बेन ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। हो सकता है उसका गायब हो जाना ही अच्छा है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो हो सकता है वो अपना मुंह खोल दे। बेन काफ़ी देर तक शून्य में ताकता रहा। अगर वो डिलीवरी दे देता है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। हीरो के बारे में कोई जानकारी मिली? उनका अस्तित्व है। द फार ईस्टर्न ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का मालिक ताकामोरी नामक एक आदमी है, जो जापान के बहुत बड़े उद्योग समूह का प्रतिनिधि है। उसने $30 लाख मूल्य के इंडस्ट्रियल हीरे खरीदे हैं। उसने हीरो को रिलीज़ करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली और सैन फ्रांसिस्को से जहाज़ पर उन्हें टोक्यो भिजवा रहा है। ग्रीन का मतलब उन्हीं हीरो से है। हीरो का अस्तित्व तो है, लेकिन उन्हें हथिया सकना उसी पर निर्भर है। उन 3 आदमियों का क्या हुआ जो उसकी मदद के लिए होंगे? मैंने इंतज़ाम कर लिया है। जॉय फ्रैंक्स और मार्टी लेविन उसके साथ होंगे और सैम मिक्स कार में होगा। कौन है ये? अपने आदमी तो नहीं लगते? बोर्ग ने सिर हिलाया। हम इस काम में अपने आदमी नहीं लगा सकते। तीनों को क्रू तथा यात्रियों द्वारा देख लिया जाएगा। वे पहचाने जा सकते हैं। हमें पुलिस के साथ कोई झंझट नहीं मोल लेना है। मैंने उन्हें सैन फ्रांसिस्को से बुलवाया है। काम खत्म होते ही वापस चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले के साथ हमारा संबंध जोड़ ले। ये ठीक है। क्या ये आदमी सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या ख्याल है, मामला निपट जाएगा? बोर्ग की घनी काली भौहें ऊपर चढ़ गई। ये तो ग्रीन के ऊपर है। अगर वो नकली होने के साथ साथ झूठा भी हुआ तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला निपट जाएगा। बेन ने सिर हिलाया। वो नकली हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो अपने काम से उतना ही उत्सुक है जितना कि मैं हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो ये काम कर लेगा। बोर्ग का फूला हुआ मोटा चेहरा भावविहीन रहा, मगर उसने पैनी आवाज़ में कहा, यह उसके हित में होगा कि वो ये काम कर ले। तुमने उसकी योजना को ठीक से जांच परख लिया है ना? हाँ, हर बात को उसने ठीक ढंग से सोच विचार रखा है। आदमी काफ़ी होशियार है। इसने हर चीज़ का ध्यान रखा है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्लेन को सही सलामत रेगिस्तान में उतार सकता है या नहीं। उसने कहा तो है कि उतार लेगा, लेकिन अंधेरे में ये अत्यंत जोखिम भरा काम है। जगह उसने बिल्कुल सही चुन रखी है। मैं वहाँ हो आया हूँ। वहाँ की रेत सख्त तथा जगह समतल है। ये जगह स्काई रेंज एयरपोर्ट से 30 मील की दूरी पर है। हमारे 3 आदमी वहीं से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान पकड़ेंगे। मैंने उन लोगों के लिए एयर टैक्सी में जगह बुक करवा दी है। ग्रीन कहता है वो अपने इंतज़ाम से वहाँ से चला जाएगा। बैन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने पूछा, ग्लोरी का कुछ पता लगा? वो गायब हो गई है। बोर्ग की भौहें सिकुड़ गई। आपसे मिलने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आई ही नहीं। क्या मैं उसकी तलाश जारी रखूं? नहीं, जाने दो। मेरा ख्याल है वो इस मामले में शामिल नहीं है। भूल जाओ उसे। बैन ने ड्रॉर से 2 गुलाबी कागज़ निकाले और उन्हें बोर्ग की ओर बढ़ा दिया। ये रहे ग्रीन के लिए $50,000। इन्हें लेकर वो भाग न जाए, इसका क्या इंतज़ाम किया है तुमने? वो भाग नहीं सकता, बोर्ग ने कहा। मैंने लेविन और फ्रैंक्स को समझा दिया है। वे उस पर कड़ी निगाह रखेंगे। अगर हैरी ने कोई गड़बड़ी करने की ज़रा सी भी कोशिश की तो वे बेहिचक उसे गोली मार देंगे।
जब तक वो हवाई जहाज पर सवार नहीं हो जाता मैं भी उसके साथ ही रहूँगा। स्काई रेंच एयरपोर्ट तक लेविन और फ्रैंक्स उसका ख्याल रखेंगे। दोनों बहुत खतरनाक है, वो उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। बैन ने सिर हिलाकर संतोष प्रकट किया। ओके, लगता है माल हाथ लग जाएगा। बोर्ग ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। लगता तो ऐसा ही है, उसने कहा। प्लेन के टेक ऑफ करने के निश्चित समय से 50 मिनट पहले वे एक पुरानी सी रोड मास्टर ब्यूक पर एयरपोर्ट पहुंचे। बोर्ग स्टीयरिंग व्हील पर था, हैरी उसकी बगल में और लेविन और फ्रैंक्स पिछली सीट पर। जैसे ही उन्होंने एयरफील्ड के गेट से पार्किंग लॉट में प्रवेश किया, हैरी ने दाईं तरफ थोड़ा हटकर कार रोकने के लिए कहा। वहां से उन्हें वो एयरक्राफ्ट दिखाई दे सकता था। बोर्ग ने उसकी बताई जगह पर कार रोक दी। वहां से 100 गज की दूरी पर 2 इंजन वाला एक एयरक्राफ्ट खड़ा था। 5 आदमी प्लेन की जांच कर रहे थे। कॉरपोरेशन की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की प्लेन में सामान लदवा रही थी। हैरी ने उस लड़की को पहचान लिया। उसका नाम हैटी कालिस था। वो उसके साथ 2-3 बार उड़ान भर चुका था और उस लड़की को एक कुशल हॉस्टेस के रूप में जानता था। उसे जिज्ञासा हो रही थी कि क्रू कैप्टन कौन होगा, कोई उसका परिचित आदमी। हैरी को सहसा ठंडक महसूस होने लगी। उसके सीने में ऐंठन हो रही थी, जिसके फलस्वरूप उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी हथेली में पसीना आ रहा था और मुंह सूख रहा था। उसने सोचा अगले घंटे में प्लेन उसके अधिकार में होगा और वो उसे रेगिस्तान में उतार रहा होगा। अगर क्रू ने कोई गड़बड़ी कर दी और बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो सोचकर ही उसकी आंतड़ियां कुलबुलाने लगी। पिछली सीट पर बैठे दोनों आदमी हत्यारे थे। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी शुरू की तो निस्संदेह वे उसे मार डालेंगे। लेविन 30 साल का दुबला सा आदमी था। उसकी आंखें बेहद चौकन्नी थी और चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। फ्रैंक्स 50 से ऊपर का लंबा तगड़ा आदमी था। उसके खूंखार चेहरे पर सुअर के जैसी छोटी छोटी आंखें अत्यंत क्रूर दिख रही थी। दोनों बेहद खतरनाक थे, लेकिन बोर्ग के सामने वे कुछ भी नहीं थे। हैरी को बोर्ग से डर लग रहा था। इससे पहले ऐसे आदमी के साथ उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उसे देखकर वो उसी तरह सहम गया था जैसे कोई सोए हुए शेर को देखकर सहम जाता है। लेविन और फ्रैंक्स हत्यारे थे क्योंकि हत्या करना उनका पेशा था, लेकिन बोर्ग को देखकर ऐसा लगता था जैसे हत्या करना उसका शौक हो। उसकी बगल में बैठते हुए और जल्दी जल्दी सांस लेने से उत्पन्न होने वाली अजीब सी आवाज़ को सुनकर हैरी को बेचैनी हो रही थी। क्या वही है एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट की ओर इशारा करते हुए बोर्ग ने पूछा। हाँ, हैरी बोला। जब वे ईंधन भर लेंगे और चेक कर चुके होंगे तो वे उसे उधर दाईं तरफ उस शेड के पास ले जाएंगे। अभी हमारे पास काफ़ी समय है। बोर्ग ने एक सिगरेट सुलगा ली और सीट पर पेट टिकाकर पसर गया। प्रतीक्षा करते हुए हैरी ने पिछले 4 दिनों के बारे में सोचा। उसने हर काम बड़ी सावधानी पूर्वक किया था। अब तक हैरी ग्रीन एक कुख्यात चरित्र बन चुका था और सहज ही भुलाया नहीं जाने वाला था। जब अखबार में उसका विवरण छपेगा तो उसे पहचानने वाले दर्जन भर लोग निकल आएंगे। उसने ग्लोरी के विषय में सोचा कि वो इस समय क्या कर रही होगी। उसने उसे चिट्ठी द्वारा सारी बातों की जानकारी भेज दी थी। उसने लिखा था कि वो स्काई रेंच एयरपोर्ट पर हीरे बोर्ग के हवाले कर देगा। बोर्ग के चले जाने के तुरंत बाद वो अपना बहुरूप उतार कर फेंक देगा और बस द्वारा लोन पाइन पर पहुंच जाएगा। उसने उससे आग्रह किया था कि वो वहाँ एक मोटल में मिसेस हैरिसन के नाम से एक कमरा ले रखे। अगला सारा दिन वे उसी मोटल में गुजार देंगे। उसने ग्लोरी को ये भी लिखा था कि वो एक सेकेंड हैंड कार भी खरीद ले और उसका इंतज़ार करे। इस बात से निश्चिंत होने के बाद कि कोई गड़बड़ी नहीं है, वे कार द्वारा कार्सन सिटी चले जाएंगे। वे वहाँ एक दिन रुकेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस गतिविधियों में कैसी तरक्की हो रही है। अगर सुरक्षित हुआ तो वे कार बेच देंगे और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर वहाँ से इंग्लैंड चले जाएंगे और यूरोप की सैर की शुरुआत करेंगे। हैरी ने लॉस एंजलिस बैंक ऑफ कैलिफोर्निया के मैनेजरों से ये तय कर रखा था कि 25-25 हज़ार के चेकों की रकम जमा होते ही वे उस अकाउंट को न्यूयॉर्क के नेशनल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसने आज दोपहर के बाद चेक जमा कर दिए थे और निश्चित हो गया था कि उनके न्यूयॉर्क पहुंचने पर रकम तैयार मिलेगी। बाकी का सारा समय उसने बोर्ग के साथ गुजारा था। लेविन और फ्रैंक्स उस दौरान उनके आसपास ही मंडरा रहे थे। अचानक मोटरसाइकिलों के इंजन की गड़गड़ाहट सुनकर हैरी का ध्यान टूट गया। उसने तेजी से सिर घुमाकर देखा। एयरफील्ड के दूसरी तरफ अंधकार में से 4 पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर निकल आए, जो एक बख्तरबंद ट्रक को घेरे हुए थे। वो ट्रक एयरक्राफ्ट के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और मोटरसाइकिल वाले पुलिसमैन उतर पड़े। ये लो, माल आ पहुंचा, हैरी ने धीरे से कहा और विंडशील्ड से झांकने के लिए आगे की ओर झुक गया। ट्रक का लोहे का दरवाज़ा खुला। भूरी यूनिफॉर्म और पीक कैप पहने 2 आदमी, जिनके कुलों में रिवॉल्वर लटक रहे थे, बाहर निकल आए। उनमें से एक आदमी एक छोटा सा बक्सा थामे हुए था। चारों पुलिसमैन पहरे पर तैनात हो गए और वे 2 आदमी एयरक्राफ्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जिसके पीछे पीछे हॉस्टेस भी चढ़ने लगी। दूसरा गार्ड ट्रक में वापस लौटा। उसने ट्रक का दरवाज़ा बंद कर लिया और एक पुलिसमैन के साथ कुछ बातें करने के बाद
ट्रक पर सवार हो गया और चला गया। हैरी के दिल की धड़कन एक पल के लिए बंद हो गई। लगता है वो गार्ड हीरो के साथ ही रहेगा, लेविन ने कहा। तो क्या हुआ? फ्रैंक्स बोला। वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। हैरी को इतना भरोसा नहीं था। यह अप्रत्याशित बात थी। उसने सोचा नहीं था कि हीरो के साथ एक गार्ड भी सफ़र करने वाला है। उसे तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वो मुसीबत खड़ी करे, उसने बेचैनी के साथ कहा। फ्रैंक्स हंसने लगा। ठीक है, वो आज सही मायनों में अपनी तनख्वाह वसूल करेगा। एयरक्राफ्ट के इंजन गरज उठे। वे एयरक्राफ्ट को सामने ले आ रहे हैं। हैरी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। तुम दोनों को मालूम है कि क्या करना है। जब तक मैं इशारा ना दूं, कोई हरकत मत कर बैठना। वो गार्ड किस जगह बैठेगा? लेविन ने पूछा। वो केबिन में बैठ सकता है या सामान रखने की जगह पर। अगर वो केबिन में बैठता है तो मैं फ्लाइट डेक पर जाने से पहले ही उसे काबू में कर लेना होगा, हैरी ने कहा। ठीक है, लेविन ने कहा और वे कार से उतर पड़े। बोर्ग ने मुड़कर हैरी की ओर देखा। तुम उसके साथ जाओ, फ्रैंक्स पीछे पीछे होगा, उसने कहा। और सुनो ग्रीन, अगर तुमने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो भूलना मत कि एयरपोर्ट के बाहर 2 आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं, याद रखना। जरूर, हैरी ने कहा और कार से उतर गया। मैं स्काई रेंच एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, बोर्ग ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। हम वहां पहुंच जाएंगे, हैरी ने कहा और उसे उम्मीद थी कि वे जरूर पहुंच जाएंगे। फिर वो लेविन के साथ रिसेप्शन हॉल की तरफ लपका। वे दोनों चुपचाप चल रहे थे। प्रवेश द्वार के सामने पहुंचकर लेविन पीछे हट गया। तुम आगे जाओ, उसने कहा। हालांकि CATC में हैरी ने 6 साल काम किया था, लेकिन वो कभी भी रिसेप्शन हॉल में नहीं आया था। इस समय उसमें दाखिल होते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। तो दोस्तों, ये था सन की कातिल नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।